परफेक्ट खाने वाली जेठानी की झूठी रसोई। विशाल ऑफिस के बाद पार्क में पहुंचता है जहां आरजू उसका इंतजार कर रही थी। आरजू विशाल को देखकर कहती है, विशाल, मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। सॉरी यार मैं लेट हो गया। वैसे विशाल, तुम आज मुझसे बात कुछ करने वाले थे, क्या कहने वाले थे बताओ। आरजू, मेरे घर वाले मेरी शादी करना चाहते हैं और माँ ने तो लड़कियां भी देखना शुरू कर दी हैं। लेकिन विशाल, तुम तो मुझसे ही शादी करोगे ना। हाँ लेकिन तुम सोच लो, मेरी जॉइंट फैमिली है, काफी सारे लोग हैं मेरी फैमिली में। आजकल की मॉडर्न लड़की इतने सारे लोगों का खाना कैसे बनाएगी? सिर्फ प्यार से तो घर नहीं चल सकता है ना। तुम चिंता मत करो विशाल, मैं तुम्हारे प्यार में सब कुछ कर लूंगी। वो सारी चिंता मुझ पर छोड़ दो। तुम तो बस मेरे लिए घर पर रिश्ता लेकर आ जाओ। विशाल आरजू की बातें सुनकर बहुत खुश हो जाता है। विशाल घर आकर अपनी माँ और पिताजी को आरजू के बारे में बताता है। अगले ही दिन सभी लोग आरजू को देखने उसके घर जाते हैं और इस तरह विशाल और आरजू का रिश्ता पक्का हो जाता है। बीतते समय के साथ कुछ ही दिनों के अंदर आरजू की विशाल के साथ शादी हो जाती है। विदाई से पहले आरजू कुछ रेडीमेड फूड ऑर्डर करके मंगवा लेती है और अपने पास रख लेती है और अपने आप से कहती है, मुझे तो खाना बनाना आता ही नहीं है। कल अपनी पहली रसोई में अपने ससुराल वालों को यही रेडीमेड फूड बना कर दे दूंगी। उसके बाद आरजू विदा होकर अपने ससुराल आ जाती है। गृह प्रवेश के बाद विहानी आरजू को सभी से मिलवाते हुए कहती है, आइए भाभी जी, मैं आपको आपकी जॉइंट फैमिली से मिलवा दूं। माँ और पिताजी को तो आप जानती हैं, और ये आपके देवर विराट भैया हैं। ये हमारे चाचा चाची, ये किशन और ये राहुल। आरजू सभी से मिलकर बहुत खुश होती है। उसके बाद सभी लोग अपने अपने कमरों में जाकर आराम करते हैं। आरजू भी अपने कमरे में जाकर चेंज करके बेड पर आती है। तब विशाल कहता है, आज तुम मेरे परिवार से तो मिलनी, कल तुम्हारी पहली रसोई है और तुम्हें इन सभी के लिए खाना बनाना है। तुमने खाना बनाना तो सीख लिया है ना? डोंट वरी विशाल, तुम चिंता मत करो, मैंने सारा इंतजाम कर लिया है। मैं सभी के लिए खाना बना दूंगी। ये सुनकर विशाल बहुत खुश हो जाता है। अगली सुबह आरजू उठकर तैयार होती है और बाहर हॉल में आती है जहां उसकी दोनों सास और दोनों ससुर बैठे होते हैं। माधवी आरजू को देखकर कहती है, आओ आरजू बेटा, तुम्हें पूरी रात ठीक से नींद तो आई ना। हाँ माँ जी। आरजू बहू, आज तुम्हारी पहली रसोई की रस्म है। तुम्हें पता तो है ना कि आज तुम्हें सभी की पसंद का खाना बनाना है। हाँ हाँ चाची जी, मुझे सब पता है। मैं रसोई में जाकर सभी लोगों के लिए उनकी पसंद का खाना बना देती हूँ। मुझे विशाल ने पहले ही बता दिया था कि आप सबको क्या क्या पसंद है। बहुत बढ़िया। तुम्हारी दोनों सासों को तो ये चिंता थी कि तुम्हें खाना बनाना आता होगा या नहीं, लेकिन तुम तो काफी एक्सपर्ट लग रही हो। ठीक है बहू, सामने रसोई है, तुम जाओ और जाकर खाना बना लो। अब आरजू अपने कमरे में आती है और अपने साथ लाया रेडीमेड खाना सबकी नजरों से बचाकर रसोई में ले जाती है। उसे तवे पर रखकर गर्म करते हुए अपने आप से कहती है, मुझे और कुछ खाना ऑर्डर करके भी मंगवाना होगा। फिर आरजू अपना फोन उठाकर चुपचाप खाना ऑर्डर करती है और कहती है, देखो, मेरे घर में पीछे किचन के पास एक दरवाजा है, तुम्हें पीछे से ही आना है और ध्यान रहे कोई देखे ना। बात करने के बाद आरजू फोन रखकर अपने मन में कहती है, अच्छा हुआ विशाल ने मुझे पहले ही अपने घर का वीडियो दिखा दिया था, जिसमें मैंने देख लिया था कि किचन के पीछे भी एक दरवाजा है। तभी मैंने पहले ही प्लानिंग कर ली थी कि मैं सब कुछ रेडीमेड ऑर्डर करके मंगवा लूंगी और मुझे कुछ भी नहीं बनाना पड़ेगा। वो ऐसा सोच ही रही थी कि तभी विहानी किचन में आती है और अपनी भाभी से कहती है, भाभी, आपने खाना बनाना शुरू किया या नहीं? मुझे कॉलेज जाना है, मुझे देर हो जाएगी। विहानी, तुम थोड़ी देर इंतजार करो, मैं जल्दी खाना बना दूंगी। आरजू विहानी को देखकर फ्रिज से सब्जियां निकालने और काटने का नाटक करने लगती है। वो एक खाली कुकर में पानी भरकर सीधा गैस पर चढ़ा देती है ताकि सभी को ऐसा लगे कि रसोई में कुछ बन रहा है। थोड़ी ही देर बाद फूड डिलीवरी वाला आ जाता है। आरजू फूड लेकर प्लेटों में उसे सर्व करते हुए अपने मन में सोचती है, मैंने सब कुछ रेडीमेड मंगवा लिया है। अब किसी को एहसास भी नहीं होगा कि मैंने ये सब खुद नहीं बनाया है। तब तक सभी डाइनिंग टेबल पर आ जाते हैं। अब आरजू डाइनिंग टेबल पर आलू के पराठे, कचौड़ियाँ, मोमोज, दाल फ्राइड, वेज पुलाव, रोटियां, मीठे में सूजी का हलवा और खीर सब कुछ लगा देती है। माधवी सारा खाना देखकर कहती है, अरे बाहू, तूने इतने कम समय में इतना सारा खाना बना लिया, वो भी अकेले। और माँ, खाने से इतनी अच्छी खुशबू आ रही है। अब आरजू सभी को खाना परोस देती है। तभी अनूप खाना खाकर कहता है, अरे भाई बहू, खाना तो तुमने बहुत सचमुच स्वादिष्ट बनाया है। और बहू, तुमने तो मेरी पसंद की खीर भी बनाई है। ये खीर तो बहुत ही स्वादिष्ट बनी है। सचमुच तुम्हारे हाथों में तो जादू है। सचमुच भाभी, आपने बहुत अच्छा खाना बनाया है। सभी लोगों के मुंह से आरजू की इतनी तारीफ सुनकर विशाल भी बहुत खुश हो जाता है। सभी लोग खाना खाने के बाद आरजू को नेक देते हैं। दिन बीतते हैं और ऐसे ही आरजू खाना बाहर से ऑर्डर करके मंगवा लेती है।
इसलिए आरजू की रसोई भी साफ सुथरी रहती है और खाने का स्वाद भी परफेक्ट रहता है। एक दिन आरजू रात के खाने में सभी को नूडल्स परोसती है। आरजू का छोटा देवर किशन नूडल्स खाकर कहता है, मुझे एक बात समझ में नहीं आती कि यहीं पास में एक रेस्टोरेंट है। मैं अक्सर वहाँ नूडल्स और पास्ता खाता हूँ, लेकिन घर पर भाभी के हाथों को बनाया हुआ पास्ता और नूडल्स बिल्कुल वैसा ही लग रहा है जैसा उस रेस्टोरेंट का लगता है। हाँ तो बेटा क्यों नहीं लगेगा, तेरी भाभी मास्टर शेफ है, एकदम परफेक्ट खाना बनाती है। नमक मिर्च सब कुछ एकदम परफेक्ट रहता है उसके खाने में। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन पड़ोसन शालिनी माधवी से मिलने आती है। वो माधवी से बातें करती हैं। बातों ही बातों में वो कहती है, माधवी तेरे घर से खाने की कितनी अच्छी खुशबू आती है। हाँ शालिनी, मेरी बहू जब भी खाना बनाती है तो खुशबू आती है। वैसे मैं तुझे अपनी बहू से कहकर चाय पिलवाती हूँ, मेरे साथ रसोई में आ। अब माधवी शालिनी को लेकर रसोई में जाती है और अपनी बहू से कहती है, अरे बहू देखो हमारी पड़ोसन आई है, जरा तुम इनके लिए चाय और कुछ फ्रेंच फ्राइज बना दो। ठीक है माँ जी, आप बैठिए, मैं अभी बना देती हूँ। फिर वो लोग हॉल में आकर बैठ जाती हैं। तब शालिनी माधवी से कहती है, माधवी तेरी बहू तो सच में सर्वगुण संपन्न है। रसोई में इतना काम करने के बाद भी रसोई बिल्कुल साफ है और उसके कपड़े कितने साफ सुथरे हैं। हाँ शालिनी, मेरी बहू बहुत साफ सफाई से काम करती है। जहाँ एक तरफ माधवी शालिनी से अपनी बहू की तारीफ कर रही थी, तो वहीं आरजू ने जल्दी से अपना फोन उठाया और ऑनलाइन फ्रेंच फ्राइज ऑर्डर कर दिए और फिर चाय चढ़ा दी और अपने आप से बोली, फ्रेंच फ्राइज तो मैंने ऑर्डर कर दिए हैं, वो आते ही होंगे। और रही बात चाय की, तो चाय तो मैं ही बना लेती हूँ और चाय बनाने के बाद मुझे ज्यादा बर्तन भी नहीं धोने पड़ेंगे। थोड़ी देर बाद डिलीवरी बॉय किचन के पीछे वाले दरवाजे से फ्रेंच फ्राइज देकर चला जाता है। उसके बाद आरजू फ्रेंच फ्राइज और चाय लेकर हॉल में आती है और शालिनी और माधवी को दे देती है। शालिनी फ्रेंच फ्राइज खाती है और चाय पीती है और आरजू की बहुत तारीफ करती है। थोड़ी ही देर बाद माधवी वहां से चली जाती है। रास्ते में उसे पड़ोसन शोभना मिलती है। अरे शालिनी बहन, कहाँ से आ रही हो? शोभना बहन, मैं माधवी बहन के घर गई थी। उसकी बहू बहुत अच्छा खाना बनाती है, बिल्कुल मास्टर शेफ की तरह। और नाश्ता तो उसने इतना अच्छा बनाया था, साथ ही उसकी रसोई बिल्कुल साफ रहती है। मैंने तो सुना था उसने फैशन डिजाइनिंग कर रखी है, पर मुझे तो लगता है उसने कुकिंग का कोर्स कर रखा है, तभी तो वो इतनी परफेक्ट है। ऐसी सारी कॉलोनी में यह बात फैल जाती है कि आरजू बहुत अच्छा खाना बनाती है। ऐसे कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन विहानी कॉलेज से आने के बाद सभी लोगों से कहती है, माँ आज मेरा बर्थडे है, आप सबको पता है ना। आज मेरे बर्थडे की खुशी में हम लोग सभी रेस्टोरेंट जाएंगे और वहाँ खाना खाएंगे, साथ में केक भी काटेंगे। वैसे पार्टी तो दे रही है ना, पैसे तो नहीं लगेंगे हमारे। अरे किशन भैया कैसी बातें करती हो? बर्थडे जिसका है खर्चा भी तो वही करेगा ना। किशन राहुल, तुम दोनों बचने की कोशिश मत करो, गिफ्ट तो तुम दोनों से लूंगी ही, और वो भी अपनी पसंद का। ठीक है बेटा, तो हम सब तैयार हो जाते हैं, फिर हम बाहर खाना खाने के लिए चलते हैं और वहीं केक भी कट कर लेंगे। माँ जी, केक क्या बाहर काटने की जरूरत है? विहानी, तुम्हारे बर्थडे पर मैं अपने हाथों से केक बनाऊंगी। और रही बात खाने की, तो तुम बताओ तुम्हें खाने में क्या क्या खाना है। तुम बस अपनी फरमाइशें बताओ, मैं सब कुछ तुम्हारे लिए घर पे ही बना दूंगी। बेटा आरजू सही कह रही है, वैसे भी हमारी बहू तो मास्टर शेफ है और मुझे लगता है कि रेस्टोरेंट से ज्यादा अच्छा खाना तो हमारी बहू घर पर ही बना लेती है। तो क्यों ना हम तुम्हारे बर्थडे की पार्टी घर पर ही सेलिब्रेट करें। ठीक है भाभी, तो फिर आप जाकर खाना और केक दोनों बना लीजिए। इसके बाद खाने में सभी लोग अपनी अपनी फरमाइशें बता देते हैं। आरजू किचन में जाती है और सभी की नजरों से बचकर खाना ऑर्डर करती है। वो मटर पनीर मसाला, मंचूरियन, चाउमीन, बर्गर, वेज पुलाव और साथ ही रसमलाई फ्लेवर का एक बड़ा सा केक ऑर्डर कर देती है। थोड़ी देर में डिलीवरी बॉय रसोई के पीछे के दरवाजे से सब कुछ लाकर आरजू को दे देता है। उसके बाद आरजू उन सभी खाने की चीजों को और केक को सजाकर डाइनिंग टेबल पर लगा देती है। सभी लोग डाइनिंग टेबल पर बैठ जाते हैं और खाना और केक देखकर बहुत खुश होते हैं। तभी विहानी, भाभी इतना सुंदर केक बनाया है आपने और इतनी सारी वैरायटी का खाना बनाया है। हाँ बहू, विहानी सच कह रही है। अच्छा बेटा चलो जल्दी से केक काट लो, खाना देखकर तो मुझे बहुत भूख लग रही है। विहानी केक काटती है और सभी को खिलाती है। केक बहुत टेस्टी होता है। सभी लोग केक की बहुत तारीफ करते हैं और फिर खाना खाने लगते हैं। खाना खाकर वो खाने की बहुत तारीफ करते हैं। तभी अनूप, बहू खाना तो तुमने सच में बहुत अच्छा बनाया है। विहानी बेटा, अब जो तुम लोग बार बार रेस्टोरेंट जाकर खाना खाते हो वो बंद कर दो और घर पर ही खाना खाया करो। तुम्हारी भाभी तुम्हें रेस्टोरेंट से भी अच्छा खाना बनाकर खिलाएंगी। ऐसी कुछ समय बीत जाता है और एक दिन माधवी अपने परिवार के साथ सभी लोगों से कहती है, हमारी इकलौती बहू हमारे घर का कितना सारा काम संभालती है, बिना किसी शिकायत के इतने बड़े परिवार का खाना बनाती है। माँ आप सही कहती है। वैसे आज संडे है, मेरी कॉलेज की छुट्टी है। मैं सोच रही थी कि भाभी की मदद कर देती हूँ। ऐसा करती हूँ कि सारे कपड़े मशीन में धो देती हूँ,
इससे भाभी को मदद मिल जाएगी। अब विहानी घर के सारे कपड़े इकट्ठा करती है और वॉशरूम में जाकर मशीन में डालकर सारे कपड़े धो देती है और उसे छत पर ले जाकर फैलाने लगती है। तब पड़ोसन सितारा विहानी को देखकर कहती है, अरे रिहानी, क्या बात है, आजकल तुम्हारी भाभी काम नहीं कर रही है जो तुम कपड़े धो रही हो? मेरी भाभी बहुत काम करती है, इसलिए आज मैंने सोचा कि उनकी मदद कर देती हूँ, बस इसलिए मैंने कपड़े धो दिए। बहुत अच्छी बात है, मदद तो करनी भी चाहिए। ऐसे कुछ दिन और बीत जाते हैं। एक दिन माधवी सभी से कहती है, अब विराट की भी शादी की उम्र हो गई है, अब बेचारी बहू अकेले सब कुछ संभालती है। हम ऐसा करते हैं कि विराट की भी शादी करवा देते हैं, छोटी बहू आएगी तो दोनों बहुएं मिलकर घर संभाल लेंगी। तो ठीक है माधवी, मैं आज ही पंडित जी को कहकर विराट के लिए लड़कियों का पता करना शुरू करता हूँ। वो लोग ये बात कर ही रहे होते हैं कि तभी विराट वहां आ जाता है और तब माधवी विराट से कहती है, विराट, हम सोच रहे थे कि तुम्हारी भी शादी कर दे। तुम्हें कोई लड़की पसंद हो तो बता देना, वरना हम पंडित जी से तुम्हारी शादी की बात चलाएंगे। अरे नहीं माँ, मुझे कोई लड़की पसंद नहीं है, आप अपनी पसंद की लड़की देख लो। बस फिर क्या था, अगले दिन ही पंडित जी आते हैं और ढेर सारी लड़कियों की फोटो दिखाते हैं, जिसमें एक मोहिनी नाम की लड़की घर में सभी को बहुत पसंद आती है और फिर विराट को भी अच्छी लगती है। अगले दिन सभी लोग मोहिनी के घर पर रिश्ता लेकर पहुंच जाते हैं। सभी को मोहिनी बहुत पसंद आती है और इस तरह मोहिनी और विराट का रिश्ता पक्का हो जाता है। कुछ दिन के बाद विराट और मोहिनी की धूमधाम से शादी हो जाती है और मोहिनी दुल्हन बनकर विराट के घर आ जाती है। आरजू मोहिनी की आरती उतारकर गृह प्रवेश करवाती है। उसके बाद उसे अपने सारे परिवार से मिलवाती है। फिर मोहिनी अपने कमरे में जाती है और फिर विराट उससे कहता है, तो बताओ मोहिनी, तुम्हें मेरे परिवार वालों से मिलकर कैसा लगा? बहुत अच्छा, लेकिन विराट, मैं अभी पढ़ ही रही थी, मुझे लगा था कि मेरे घर वाले इतनी जल्दी शादी नहीं करेंगे, इसलिए मैंने तो खाना बनाना तक नहीं सीखा। अब मैं सभी लोगों को खाना बनाकर कैसे खिलाऊंगी? मुझे तो अच्छी तरह खाना बनाना भी नहीं आता है। अरे तुम्हें इतनी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। मेरी भाभी मास्टर शेफ है, वो सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट बनाती हैं। यहाँ तक कि कॉलोनी वाले भी उनकी बहुत तारीफ करते हैं, तुम उन्हीं से सीख लेना। क्या सच में? फिर तो मेरे लिए बहुत अच्छा हो जाएगा। विराट की बात सुनकर मोहिनी बहुत खुश हो जाती है और आराम से सो जाती है। अगली सुबह मोहिनी तैयार होकर अपनी सास के पास आती है। तभी माधवी उससे कहती है, मोहिनी बहू, आज तुम्हारी पहली रसोई की रस्म है। तुम्हारी जेठानी ने तो अपनी पहली रसोई पर बहुत सारी चीजें बनाई थी, आज तुम्हारी बारी है। जाओ, जाकर तुम्हें जो कुछ भी बनाना आता हो वो सभी के लिए बना लाओ, और हाँ, मीठे में हलवा जरूर बनाना। जी माची, मैं बना लेती हूँ। मोहिनी रसोई में जाती है और खाना बनाने की तैयारी करने लगती है। तभी आरजू वहां आती है और मोहिनी से कहती है, देवरानी जी, आज आपकी पहली रसोई है। मैं सोच रही थी कि आप इतने सारे लोगों का खाना अकेले कैसे बनाएंगी, तो लाइए मैं आपकी मदद कर देती हूँ। जेठानी जी, वैसे मुझे पता था कि मुझे रसोई में खाना बनाना है, तो मैंने थोड़ा बहुत खाना बनाना सीख लिया था। बस आप सब्जियां वगैरह काट दीजिए, बाकी काम मैं खुद कर लूंगी। ठीक है, फिर मोहिनी, मैं सब्जियां काट देती हूँ। अब मोहिनी खाना बनाने की तैयारी करने लगती है तो दूसरी तरफ आरजू फ्रिज से कुछ सब्जियां निकालकर काटने लगती है। लेकिन आरजू ने इससे पहले कभी सब्जियां नहीं काटी थी, इसलिए वो ठीक तरह से सब्जियां नहीं काट पा रही थी। उसे देखकर मोहिनी अपने मन में सोचती है, मैंने तो घर वालों से सुना है कि जेठानी जी मास्टर शेफ है और वो बहुत अच्छा खाना बनाती है, लेकिन ये तो मुझसे भी ज्यादा बिगनर लग रही है। इन्हें तो सब्जियां काटना भी ठीक से नहीं आ रहा है। मोहिनी बात को टाल देती है और अपने काम में लग जाती है। आरजू सब्जियां काट कर अपने रूम में चली जाती है। अब मोहिनी मटर पनीर, वेज पुलाव, आलू छोले की सब्जी, पूड़ी खीर, हलवा, रायता, सलाद बनाती है। उसे खाना बनाने में काफी देर हो चुकी थी। राहुल अपनी माँ के पास आता है और कहता है, माँ, भाभी कितनी देर से खाना बना रही है, अब तक नहीं बना, मुझे बहुत भूख लग रही है। बेटा, आज बहू का पहला दिन है और उसकी पहली रसोई है, इसलिए वो अलग अलग तरह का खाना बना रही है। शायद इसलिए देर लग रही होगी। कोई बात नहीं, कभी कभी खाना देर से भी खा लेना चाहिए। इधर मोहिनी सब कुछ तैयार कर लेती है और सारा खाना डाइनिंग टेबल पर लगा देती है। सभी लोग खाना खाने लगते हैं। खाना खाकर माधवी कहती है, अरे मोहिनी बहू, ये क्या, सब्जी में तुमने नमक ज्यादा डाल दिया है। सब्जी तो अच्छी बनाई है, लेकिन नमक ज्यादा होने की वजह से खाई नहीं जा रही। दाल में मिर्च ज्यादा है, ये भी नहीं खाई जा रही है। और माँ, हलवे में तो बहुत ज्यादा शक्कर हो गई है। ये सब सुनकर मोहिनी घबरा जाती है और कहती है, माँ जी, मैंने तो सब कुछ बहुत अंदाज से डाला था, पता नहीं कैसे सारी चीजें ज्यादा हो गई हैं। बेटा, तुमने खाना तो अच्छा बनाया है, लेकिन चीजें ज्यादा कम हो गई हैं, इस वजह से खाना खराब हो गया है। कोई बात नहीं, तुम अपनी जेठानी से खाना बनाना सीख लेना, वो बिल्कुल परफेक्ट बनाती है, कभी कोई कमी नहीं रहती उसके खाने में। जी माँ जी। अरे भाई चलो, अब जो हो गया सो हो गया। आप सभी लोग खाना खा लो। कल से बहू, तुम अपनी जेठानी से पूछकर खाना बना देना। उन लोगों की बात सुनकर आरजू मनी मन सोचती है, ये लोग कह रहे हैं कि देवरानी जी को खाना बनाना सिखा दो। अब इन्हें कौन बताए कि मुझे तो खुद ही खाना बनाना नहीं आता, मैं उन्हें कैसे सिखाऊंगी। अब देखेंगे कि क्या करना है।
ऐसा सोचकर आरजू भी खाना खाने लगती है। अगले दिन सुबह मोहिनी रसोई में खाना बना रही थी और माधवी हॉल में बैठी थी। तभी आरजू वहां आती है तो माधवी उससे कहती है, आरजू बेटा तू आ गई, मैं तेरा इंतजार कर रही थी। जा जरा अपनी देवरानी को थोड़ा खाना बनाना सिखा दे, वरना वो फिर से खाने में नमक मिर्च कम ज्यादा ना कर दे। ठीक है माँ जी, मैं देवरानी जी को सिखा देती हूँ। ऐसा कहकर आरजू रसोई में जाती है और मोहिनी से कहती है, देवरानी जी आप खाने में क्या बना रही हैं? माँ जी ने कहा है कि मैं आपको खाना बनाना सिखा दूं, बताइए क्या सीखना है? जेठानी जी बस मुझे ये मटर मेथी मलाई की रेसिपी बता दीजिए, आज मैं वही बना रही हूँ। आरजू अपना फोन खोलती है और गूगल से मटर मेथी मलाई की रेसिपी निकालती है और उसे पढ़ लेती है। फिर पढ़कर मोहिनी को बताती है, देवरानी जी ऐसा कीजिए कि पहले मटर छील लीजिए और मेथी भी तोड़ लीजिए। उसके बाद मटर और मेथी को उबाल लीजिए, फिर मसाले के साथ काजू भी पीस लीजिए और फ्राई करके मटर मेथी डालकर पका लीजिए और अंत में उसमें मलाई डाल दीजिए। ठीक है जेठानी जी, मैं ऐसे ही बनाकर देखती हूँ। अब आरजू अपने कमरे में चली जाती है और मोहिनी आरजू के बताए हुए तरीके से मटर मेथी मलाई रोटी चावल दाल सब कुछ बना देती है। तब तक सभी लोग डाइनिंग टेबल पर आकर बैठ जाते हैं। मोहिनी सभी के लिए खाना परोसती है। सभी खाना शुरू कर देते हैं। तभी माधवी कहती है, अरे ये क्या बहू, तुमने तो मटर मेथी मलाई बहुत कड़वी बनाई है। हाँ भाभी, और आपने दाल में अच्छे से तड़का नहीं लगाया, दाल भी अच्छी नहीं लग रही है। सभी लोग मुंह बनाकर खाना खा लेते हैं। ऐसे ही 2 दिन बीत जाते हैं और मोहिनी का बनाया हुआ खाना किसी को पसंद नहीं आ रहा था, इसलिए मोहिनी बहुत उदास हो जाती है। एक दिन माधवी आरजू से कहती है, आरजू बेटा तुम तो देख रही हो ना कि मोहिनी को खाना बनाना अच्छी तरह से नहीं आता है और इसलिए घर में कोई भी पेट भर के खाना नहीं खा पा रहा है। ऐसा करो कि आज से खाना तुम बना लो और मोहिनी ऊपर का काम संभाल लेगी। वैसे भी घर में काफी सारे काम होते हैं, मिलजुल कर काम करने से काम आसान हो जाता है। ठीक है माँ जी, तो आप लोग बताइए किसको क्या खाना है, मैं सभी की फरमाइश का खाना बना दूंगी। बेटा आज तो मेरे लिए दाल तड़का और चावल बना लेना, मैं वही खाऊंगी। बेटा मैं भी दाल तड़का और चावल खा लूंगा, लेकिन मीठे में मेरे लिए हलवा जरूर बनाना। ऐसा करना कि मेरे लिए भिंडी और पूरी बना लेना। भाभी मुझे तो आपके हाथों के मंचूरियन बहुत पसंद है, तो मैं तो वही खाऊंगा। ऐसे ही एक एक करके सभी लोग अपनी फरमाइश बता देते हैं। अब आरजू रसोई में जाती है और चुपचाप से फोन उठाकर रेस्टोरेंट से सब कुछ ऑर्डर कर देती है और डिलीवरी बॉय से कहती है, देखो कोई भी चीज भूलना मत, सब कुछ समय पर लाना और याद रहे किसी को पता नहीं चलना चाहिए। नजरें बचाकर मुझे सब कुछ देकर जल्दी से चले जाना। थोड़ी देर बाद डिलीवरी बॉय रसोई के पीछे के दरवाजे से खाना लाकर दे देता है और आरजू वो सारा खाना बर्तनों में निकाल लेती है और फिर डाइनिंग टेबल पर परोस देती है। सभी लोग खाना खाकर आरजू की बहुत तारीफ करती हैं। तभी माधवी कहती है, मोहिनी बेटा देखो तुम्हारी जेठानी ने कितना परफेक्ट खाना बनाया है, तुम भी खाकर देखो और अपनी जेठानी से खाना बनाना सीखो। इतना अच्छा खाना बनाती है कि उंगलियां चाट चाट कर खाने को मन करता है और वो तुम्हारी तरह खाना बनाते समय कपड़े गंदे भी नहीं करती है और रसोई भी साफ रहती है। मोहिनी भी अपनी जेठानी का हाथ का खाना खाकर देखती है। उसे भी वो खाना बहुत पसंद आता है। तब मोहिनी सभी लोगों से कहती है, माँ जी आप लोग सही कह रहे हैं, जेठानी जी सच में बहुत अच्छा खाना बनाती है और मैं भी अपनी जेठानी जी से खाना बनाना सीख लूंगी और कोशिश करूंगी कि उनकी तरह परफेक्शन के साथ काम कर सकूं। अब आरजू रोज सभी को अच्छा अच्छा खाना ऑर्डर करके खिला रही थी। तभी उसे देखकर मोहिनी मन में सोचती है, जेठानी जी इतना परफेक्शन खाना बनाती हैं और खाना बनाते समय ना ही उनकी रसोई गंदी होती है और ना ही कपड़े। मैं जब खाना बनाती हूँ तो रसोई भी पूरी गंदी हो जाती है और मेरे कपड़ों का भी हाल बेहाल हो जाता है। सच में जेठानी जी काम करने में बहुत ही परफेक्ट है। ऐसे कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन विराट मोहिनी से कहता है, मोहिनी आज मेरी ऑफिस की छुट्टी है, तो चलो मैं तुम्हें शॉपिंग करा कर ले आता हूँ। मोहिनी बहुत खुश हो जाती है और वो जल्दी जल्दी तैयार और विराट के साथ शॉपिंग करने के लिए चली जाती है। दोनों मॉल जाते हैं और वहां से मोहिनी अपने लिए कुछ कपड़े चप्पल और मेकअप के कुछ प्रोडक्ट्स भी खरीदती है। उसके बाद वो लोग घूमने के लिए पार्क भी जाते हैं। पार्क के सामने गोलगप्पे की दुकान का ठेला देखकर मोहिनी विराट से कहती है, देखो ना विराट गोलगप्पे का ठेला, चलो ना हम दोनों गोलगप्पे खाते हैं। वैसे भी मुझे गोलगप्पे बहुत पसंद है। अरे मोहिनी, अगर तुम्हें गोलगप्पे खाने थे तो तुम भाभी से कह देते, बहुत ही टेस्टी गोलगप्पे बनाती हैं वो। विराट जेठानी जी से भी बनवा कर खा लेंगे, लेकिन मुझे तो अभी खाने हैं, चलो ना। अब विराट और मोहिनी गोलगप्पे के ठेले पर जाकर गोलगप्पे खाते हैं। उसके बाद वो लोग अपने घर आ जाते हैं। मोहिनी शॉपिंग का सारा सामान सभी को दिखाती है। लोग भी ये सब देखकर बहुत खुश होते हैं। ऐसे ही आज का दिन बीत जाता है। अगली सुबह विहानी आरजू से कहती है, आरजू भाभी आज मेरा गोलगप्पे खाने का बहुत मन कर रहा है, आप गोलगप्पे बना दो ना हम सबके लिए। विहानी बिल्कुल सही कह रही है। वैसे भी बहू तुम बहुत स्वादिष्ट गोलगप्पे बनाती हो, आज हम सबके लिए गोलगप्पे बनाकर हमें खिला दो। हाँ पिताजी बस इतनी सी बात है, ठीक है मैं आज सबके लिए गोलगप्पे बना देती हूँ। अब आरजू किचन में जाती है और अपना फोन उठाकर स्विगी से गोलगप्पे ऑर्डर कर देती है।
थोड़ी देर बाद पीछे से स्विगी वाला आ जाता है और आरजू पार्सल रिसीव कर लेती है और फिर सभी को गोलगप्पे खिलाती है। सभी लोग गोलगप्पे खाकर बहुत तारीफ करते हैं और मोहिनी मन ही मन सोचती है, इन गोलगप्पों का टेस्ट तो बिल्कुल वैसा ही है जैसा पार्क के सामने वाले ठेले के गोलगप्पे जैसा था। ऐसा कैसे हो सकता है कि वही टेस्ट जेठानी जी के हाथों में भी हो? मोहिनी ऐसा सोचते हुए किचन में आती है तो देखती है कि किचन बिल्कुल साफ पड़ा हुआ था। न तो कोई बर्तन गंदा था और ना ही गोलगप्पे बनाने का कोई भी निशान वहां पर मौजूद था। ये देखकर मोहिनी मन ही मन कहती है, ऐसा कैसे हो सकता है कि रसोई इतनी साफ है और जेठानी जी के कपड़े भी बिल्कुल गंदे नहीं है? कुछ न कुछ तो गड़बड़ जरूर है। रात को मोहिनी विराट से कहती है, विराट, आपको ऐसा नहीं लगा कि जो गोलगप्पे हमने पार्क के सामने खाए थे, भाभी के हाथों के गोलगप्पों का स्वाद भी वैसा ही था? हाँ हो सकता है मोहिनी, बल्कि भाभी के हाथों के गोलगप्पे तो और ज्यादा स्वादिष्ट लगते हैं। आखिर मेरी भाभी है ही मास्टर शेफ। ये लोग तो मेरी बात मानेंगे नहीं, लेकिन मैं समझ चुकी हूँ कि दाल में कुछ काला है, क्योंकि इतना परफेक्ट खाना कोई कैसे बना सकता है। और किचन भी बिल्कुल गंदा नहीं, और तो और जेठानी जी के कपड़े भी बिल्कुल साफ रहते हैं, और गोलगप्पे का स्वाद भी बिल्कुल उन्हीं बाहर के गोलगप्पे जैसा था। कुछ तो गड़बड़ है, मुझे पता लगाना ही होगा। अगले दिन शाम को सभी लोग हॉल में बैठे होते हैं। तभी मोहिनी अपनी सास से कहती है, माँ जी, इन दिनों कितनी अच्छी गाजर आ रही है ना, और गाजर का हलवा तो सबको पसंद होता है। मेरा भी गाजर का हलवा खाने का बहुत मन कर रहा है, तो जेठानी जी आज आप सबके लिए गाजर का हलवा बना दो ना। हाँ आरजू बहू, मोहिनी बहू ठीक कह रही है, आज तुम हम सबको अपने हाथों का गाजर का हलवा बनाकर खिला दो। और बहू, जब तुम गाजर का हलवा बनाओगी तो थोड़े बहुत पालक के पकौड़े भी बना लेना, मीठे के साथ थोड़ा नमकीन अच्छा लगता है। ठीक है माँ जी, मैं आप लोगों को आज गाजर का हलवा और पालक के पकौड़े बनाकर खिलाती हूँ। अब आरजू रसोई में जाती है और हमेशा की तरह अपना फोन उठाती है और गाजर का हलवा और पालक के पकौड़े दोनों ऑर्डर कर देती है। थोड़ी देर में उसका पार्सल आ जाता है और मोहिनी ये सब कुछ रसोई के बाहर खड़ी छुप कर देख लेती है। और थोड़ी देर बाद आरजू सभी के लिए डाइनिंग टेबल पर गाजर का हलवा और पालक के पकौड़े परोस देती है। सभी लोग गाजर का हलवा और पालक के पकौड़े खाने लगते हैं और आरजू की तारीफ करने लगते हैं। तभी मोहिनी सभी लोगों से कहती है, माँ जी, जेठानी जी खाना खुद नहीं बनाती हैं, तो फिर इसमें इनकी कैसी तारीफ? मोहिनी, ये तुम क्या कह रही हो? वो तुमसे पहले से ही इस घर में है, वो बहुत अच्छा खाना बनाकर खिला रही है। मैं तुम्हें पहले भी समझा चुका हूँ कि भाभी पर बेकार का शक करना बंद करो। वो मास्टर शेफ है, इसलिए उनका खाना इतनी जल्दी और परफेक्ट बनता आप है। लोग मुझे एक बात बताइए कि गाजर का हलवा बनाने में 4 घंटे लगते हैं ना, और जेठानी जी ने सिर्फ 40 मिनट में गाजर का हलवा बना लिया। ऐसा कैसे पॉसिबल है? मोहिनी की ये बात सुनकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं। बहू, मोहिनी बिल्कुल सही कह रही है। जो हलवा 4 घंटे में बनता है उसे तूने 40 मिनट में बना दिया, ये कैसे पॉसिबल है? रुकिए माँ, मैं बताती हूँ आपको। मोहिनी रसोई में जाती है और डस्टबिन से सारे पार्सल के पैकेट उठाकर लेकर आती है और सभी के सामने दिखाते हुए कहती है, ऐसा ऐसे पॉसिबल है क्योंकि जेठानी जी खुद नहीं बनाती, बल्कि वो ऑर्डर करके मंगवाती है, और रसोई के पीछे के दरवाजे से मैंने उन्हें खुद ऑर्डर रिसीव करते हुए देखा। ये रहा सबूत। ये देखकर तो जैसे सभी के होश उड़ जाते हैं। बहू, हमें तुमसे ये उम्मीद ना थी। आखिर तुझे ये सब करने की क्या जरूरत थी? मैं क्या करती माँ जी, इतने बड़े परिवार का खाना अकेले बनाना इतना आसान भी तो नहीं था, और फिर सबको समय पर नाश्ता खाना चाहिए होता है, बस इसलिए मैंने रेडीमेड खाने का सहारा लिया। बहू, अगर सबका खाना तुझे अकेले संभालना मुश्किल लग रहा था तो हमें बोल देती, हम तेरी मदद करवा देते। माँ जी, मुझे माफ कर दीजिए, मैंने जानबूझकर नहीं किया, बस मैं आप सबको खुश करने के लिए ये सब कर रही थी। कोई बात नहीं बहू, तूने ये सब हमें खुश करने के लिए ही किया है, लेकिन आज के बाद इसकी कोई जरूरत नहीं है। तुम दोनों मिलकर जैसे भी खाना बनाओगे हम खुशी से खाएंगे। अब सभी लोग आरजू को माफ कर देते हैं और देवरानी जेठानी मिलकर अब अपने हाथों से खाना बनाने लगती हैं और खुशी खुशी अपना जीवन गुजारने लगती हैं।